नमस्कार। त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के अस्थि रोगों पर एक शैक्षिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लब फुट, जिसको सीटीबी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपसे हम चर्चा करेंगे। क्लब फुट बच्चों की समस्याएं हैं जो जन्म के समय से पाई जाती है। ये बच्चों के तिरछा रहने की समस्याएं है जो नवजात शिशु के जन्म के समय से ही पाया जाता है। इस समस्या में पंजे अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं। 50% समय ये दोनों पंजों में पाया जाता है। क्लब फुट को सीटीबी के नाम से भी जानते हैं। जन्म के समय ही इस स्थिति को पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे पाए जाते हैं। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक होने की संभावनाएं होती हैं। प्रत्येक 1000 बच्चों में एक बच्चों में ही सीटीबी होने की संभावनाएं रहती हैं। क्लब फुट कई तरीके के पाए जाते हैं। इनको 2 तरीके से विभाजित किया जा सकता है, एक कारणों के आधार पर, एक उनकी तीव्रता के आधार पर। कारणों में एक होता है इडियोपैथिक, जिनके कारण हमें पता नहीं है, जो कि मैक्सिमम टाइम यही होता है। दूसरा चीज होता है न्यूरोलॉजिकल कारण, जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं उसमें क्लब फुट की तरह के डिफॉर्मिटीज पाई जाती है, उसको क्लब फुट बोलते हैं। तीसरा सिंड्रोमिक वन होता है। सिंड्रोम उसको बोलते हैं शरीर में बहुत सारी समस्याएं जन्म के समय से ही पाई जाती हैं, जिनको सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और उसमें जब क्लब फुट होता है, यूजुअली जो क्लब फुट की जो तीव्रता होती है बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरीके से जो विभाजन किया गया है उनकी तीव्रता के आधार पर किया गया है। एक बेनाइन पॉस्चरल होता है, जो कि माँ के पेट में, जब बच्चा पेट में रहता है, उसमें पानी कम होने की वजह से पंजे उनके घूम जाते, दबे रहते हैं, जो कि केवल हल्की सी मालिश, थोड़ा सा कसरत से ही सामान्य हो जाते हैं। दूसरा वैरायटी मॉडरेट फिट होता है। ये पंजा सकपन वाला पंजा होता है। इनको प्लास्टर तकनीकी से सामान्य किया जा सकता है। इससे ज्यादा तीव्रता वाले जो बच्चे होते हैं उनको स्टिफ फिट बोला जाता है। और आखिरी वैरायटी वेरी सीवियर फिट होता है। ये कई सारे प्लास्टर इनको लगाने पड़ते हैं, बहुत रिजिड होता है, बार बार रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं और सर्जरी की संभावनाएं भी ऐसे बच्चों में पाई जाती हैं। अब ये देखना है कि क्लब फिट में होता क्या है। जैसे मैंने एक मॉडल ले रखा है यहाँ पे, ये पैर पंजे का है। इसमें क्या होता है, जो पंजा होता है बच्चे का वो रिजिड होता है, स्टिफ होता है। दूसरा आगे का हिस्सा जो होता है, फ्रंट फुट होता है, वो अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है और पीछे की जो एड़ी होती है वो ऊपर हुई होती है। और जो सोल पे होता है डीप क्रीज होता है, मतलब पंजा नीचे की तरफ, तो पंजा नीचे की तरफ मुड़ा होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है, एड़ी ऊपर की तरफ होती है। फुट का साइज एक तरफ बच्चे में प्रॉब्लम्स है तो दूसरे पंजे की अपेक्षा फुट की साइज छोटी होती है। और ये जो काफ मसल होती है, घुटने के नीचे जो पिंडलियों की मांसपेशियां, ये पतली होती हैं, सामान्य मांसपेशियां इसमें नहीं होती हैं। इसको मैंने पावर पॉइंट जो आप सामने देख रहे हैं उसमें देखेंगे कि 4 हमने फोटोग्राफ्स दिखाए हुए हैं। मिड फुट कैवस, जो पंजे के बीच में डीप क्रीज होता है। फोरफुट वायरस, जो कि पंजा आगे की तरफ, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, एडी ऊपर हुई होती है और पीछे का हिस्सा भी अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, जिसको हम हील वायरस बोलते हैं। अब ये बात करनी क्लब फुट होता क्यों है। बहुत सारे समय तो जितने भी क्लब फिट्स होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, उनका कोई कारण निश्चित नहीं होता है। लेकिन कुछ समय ये एक सिंड्रोम के पार्ट होते हैं। अधिकतर समय सिंड्रोम का हम पता नहीं कर पाते, लेकिन जब भी सिंड्रोमिक होते हैं उसमें उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है और शरीर की कई सारी संरचनाओं में विकृति पाई जाती है, तो उनको सिंड्रोमिक बोलते हैं। जो माइल्ड वैरायटी, जो बहुत हल्की किस्म के होते हैं, वो पेट में पानी कम होने की वजह से होती है। लेकिन अधिकतर जितनी भी मॉडरेट, स्टिफ, वेरी सीवियर फिट होता है, उसमें जो पंजे की जो मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, ये पिंडलियों की मांसपेशियां होती हैं, इसमें सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य होती है, जिसकी वजह से विकृति उत्पन्न होती है। क्योंकि देखा गया है कि पंजे को पूरी तरह से करेक्ट करने के बावजूद ऐसे बच्चों की जो पिंडलियां होती है वो पतली ही रह जाती हैं, लंबे समय तक सामान्य नहीं हो पाती हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में कर दिया जाए तो चलने फिरने की समस्याएं अक्सर ठीक हो जाती है, नहीं होती हैं। एक्सरे की जरूरत
ऐसे बच्चों को बहुत कम पड़ती है, केवल डिटरमाइन करना पड़ता है तो सीवियरिटी कितना है, सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है तो ही एक्सरे हम लोग कराते हैं या रिसर्च पर्पस के लिए कराते हैं। क्लबफुट को पहचानना, केवल पंजे को देख के ही उनकी डायग्नोसिस बन जाती है और जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ये देखा गया है जन्म के पश्चात जितनी जल्दी इलाज को शुरू कर दिया जाए उसके परिणाम लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, लेकिन जब भी इलाज करना है उनको पूरी तरह से यथावत जो सही तौर तरीके हैं उनको ही करना होता है। जो हल्के क्लबफुट जैसे मैंने बताया बेनाइन पोर्सिलेंस होता है वो ऑयल मसाज, थोड़ी बहुत कसरत, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे सामान्य हो जाते हैं। जो स्टिफ वेराइटीज होती है, बहुत रिजिड वेराइटीज होती है, उसमें अक्सर मैनिपुलेशन किए जाते हैं। मैनिपुलेशन के बाद उसको जो मेंटेन करने के लिए उसमें हम लोग प्लास्टर लगाते हैं, प्लास्टर लगा करके रखते हैं। प्लास्टर लगाने के बहुत सारे तरीके लगभग 50 सालों में आए, लेकिन जो उसमें पॉन्सेटिव तकनीकी है जो पूरे विश्व में कारगर साबित हुई है और ये एक यूनिवर्सल तरीका है, इससे क्लबफुट बच्चों का पंजा सामान्य किया जा सकता है। ये जो तरीका होता है ये पॉन्सेटी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया था। इन्होंने बताया कि जो पंजे की जो डिफॉर्मिटीज होती है, जो इसका ये हमने मॉडल लिया, मैंने आपका बोन मॉडल है, इसकी जो अंगूठा होता है, अंगूठे का ये हिस्सा नीचे हुआ होता है और पंजा अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग अंगूठे को उठाते हैं ऊपर की तरफ। जब अंगूठा उठ जाता है तो यहाँ पे ज्वाइंट लॉक हो जाता है। एक पहले प्लास्टर में वो करते हैं, दूसरे प्लास्टर के बाद धीरे धीरे पंजे को बाहर लेके जाते हैं और लगभग 60 डिग्री से 70 डिग्री तक पंजे को बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि पंजा जब बाहर जाता है तभी वो डिफॉर्मिटीज को रोक पाते हैं, तभी वो करेक्ट कर पाते हैं। और जब ये पूरी तरह से पंजा बाहर चला गया, पंजा ठीक हो गया, तब बचता हमारा एड़ी जो कि ऊंचा उठा हुआ रहता है। तो उसको करने के लिए हम लोग पॉन्सेटिव एक परक्यूटेनियस टेनोटॉमी करते हैं, जो कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख पाएंगे। इस प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है, एक पतली सी नाइफ या निडल लेकर के डालते हैं, जो हील कार्ड होता है एड़ी के पास, उसको निक के द्वारा कट कर देते हैं। ये जो कट करते हैं 1 महीने के उपरांत वापस वो हील कार्ड वहां पे नॉर्मल तरीके से बन जाता है, पावर पूरी आ जाती है और जो डिफॉर्मिटी वो करेक्ट हो जाती है। ये निक देने के बाद 1 महीने का प्लास्टर लगाया जाता है। शुरुआती दिनों में 7 से 10 दिन का 5 से 6 प्लास्टर लगाया जाता है। तो मान के चलिए छोटे बच्चों में 5 से 6 प्लास्टर, जो बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 5-6 साल से ज्यादा है, उनमें प्लास्टर की संख्या बढ़ करके लगभग 9 से 10 हो जाती है। लेकिन सही तौर तरीकों से प्लास्टर लगाया जाए तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में अक्सर 5 से 6 प्लास्टर से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्लास्टर लगाने के बाद, टेनोटॉमी देने के बाद ऐसे बच्चों को एक विशेष प्रकार के जूतों के लिए बताया जाता है। जूतों की क्वालिटी ये होती है कि ये बच्चों के लिए ये एंगल होता है, जैसे क्या होता है एक बार बीच में लगा होना बहुत जरूरी होता है और पंजे को बाहर 60 से 70 डिग्री जैसे इसमें बनाया हुआ है वो रखने की जरूरत पड़ती है। ये कम से कम 3 साल तक रखना पड़ता है। शुरुआती दिनों में 1.5 साल तक तो 20 से 22 घंटे रखना है। जो बच्चा अपने पैरों पे चलने लगता है तो उसको चलने के लिए जूते के साथ भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहते हैं बच्चे, लेकिन जब ज्यादा चलने लगते हैं तो बच्चे 1-2 घंटे के लिए दिन में जब चलते निकाल देते हैं। अदरवाइज रात में कम से कम 3 साल तक पहनाया जाता है। ये जो जूता है, जो स्पेशल शूज है, ये एक पॉजिटिव तकनीकी का एक बहुत अहम पार्ट है। इसका केयर करना, इसकी सफाई रखना, इसमें पंजे का अंदर एड़ी पे नीचे बैठा रहना, ये सब ध्यान देने की जरूरत बहुत पड़ती है। एक सही तौर तरीके से हम इन चीजों का इस्तेमाल करें तो बच्चों का पंजा लगभग सामान्य बना सकते हैं। ये जूते के साथ साथ ऐसे बच्चों के पंजों के नीचे तलवे पे हम लोग गुदगुदी लगाने की कोशिश बताते हैं। गुदगुदी लगाने से क्या होता है, जो बच्चा होता है पंजे को ऊपर की तरफ खींचता है, खींचेगा तो जो डिफॉर्मिटीज होती है वो करेक्ट होती है और सामान्य बन जाता है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्लांटर स्टिमुलेशन एंड ऑयल मसाज भी करते रहना ऐसे बच्चों में चाहिए।
ये कुछ हमने एक्सरसाइज के तौर तरीके इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं, इसको आप देखें इसमें और समझना पड़ेगा। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, कुछ जो CTB के किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स इस विभिन्न एज के बच्चों में दिखाया गया है। और ये प्लास्टर जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लगाए जाते हैं, एक समय पर 8-8, 10-10 बच्चों का प्लास्टर लगता है, उसके विभिन्न स्टेज में जो प्लास्टर लगे हैं, किस तरह के प्लास्टर लगे उसके ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे हैं। और ये फाइनल फॉलोअप कई बच्चों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, कई उम्र तक है, लगभग 14 साल की उम्र तक बच्चों का पंजा लगभग सामान्य है, तो ऐसे बच्चों का पैर सामान्य कर सकते हैं। ये जो पॉन्सेटी तकनीकी प्लास्टर का तरीका है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें किसी तरह का कोई सर्जरी नहीं दी जाती है, जिसमें सर्जरी का कोई निशान नहीं होगा। ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, 99% से रहती है। बच्चे का जो पंजा होता है लचीला होता है, सफल होता है और दर्द रहित पंजा होता है। पंजों की लंबाई बनी रहती है, जो कि किसी तरह के हड्डियों पे कट नहीं दिया गया है, और ये सभी उम्र के बच्चों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और कारगर साबित होता है। तो ये प्लास्टर के तरीके, टेनाटोमी देना, इन ब्रेस को पहनाना, कुछ एक्सरसाइज, ऑयल मसाज कर दिया जाए, तो ये स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाए तो बहुत सारे बच्चे लगभग नॉर्मल फिट हो सकते हैं बड़े उम्र होने पर, जिनको पहचानना भी दिक्कत काम होता है, जिनको कभी CTB था। लेकिन इसके बावजूद रिकरेंस ऐसे बच्चों में देखा जाता है। रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा वहां पे रहते हैं जिन बच्चों का पहले इलाज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, जिन बच्चे की पेरेंट्स ने जूते नहीं पहनाए हैं, जिन बच्चों में रिजिड डिफॉर्मिटीज थी, जो बच्चा सिंड्रोमिक है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बच्चों में बार बार होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से फॉलो अप किया गया उसके बावजूद रिकरेंस होता है तो वो हल्की वैरायटीज का होता है। और रिकरेंस में अक्सर पंजे का जो आगे का हिस्सा होता है वो अंदर हल्का सा घुमा हुआ होता है या एड़ी उठी हुई होती है। ये दो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन रिकरेंस होने के बावजूद यदि हम प्लास्टर जो तकनीकी पॉन्सेटी का है उनसे इनको सामान्य कर सकते हैं। सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से पॉन्सेटी तकनीक का इस्तेमाल किया तो सर्जरी की जरूरत कम पड़ती है और बच्चों को सामान्य किया जा सकता है। रिकरेंस कितना होता है? 5% बच्चों में पाया जाता है। कौन सी डिफॉर्मिटी ज्यादा रिकर करती है? 4 फुट आगे का हिस्सा अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। और किसमें होता है वो मैंने डिस्कस किया कि जिसमें सीवियर वैरायटीज होता है, सिंड्रोमिक होता है, जिन्होंने जूता नहीं पहनाया हुआ है। ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए हैं। जो बच्चे बड़े हो गए, पहले भी इन्होंने इलाज कराया था, वो कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से डिफरेंट वैरायटीज के इनके रिकरेंस हुए हैं। पूरा पंजा एक पैर में दिख रहा है, पूरा प्रभावित है। एक बच्चे का केवल फ्रंट पोर्शन दिख रहा है, एक बच्चे में मिडिल पोर्शन का डिफॉर्मिटी दिख रहा है, और एक बच्चे का जो पूरी एड़ी हुई उठी है वो दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे ऐसे बच्चों में सर्जरी तकनीकी क्या है जिनका इस्तेमाल हम CTB में करते हैं। पहली तकनीकी मैंने बताया परक्यूटेनियस टेनाटोमी। एड़ी के पीछे जो हील कार्ड है उसमें निक देते हैं। निक देने से वो टेंडन कट जाता है। टेंडन 1 महीने पे वहां पे फाइब्रस टिश्यूज बन जाते हैं, सामान्य हो जाता है और डिफॉर्मिटीज करेक्ट हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए 1 महीने का प्लास्टर दिया जाता है, बाद में जूते दिए जाते हैं। दूसरा सर्जरी का तरीका होता है ओपन हील कार्ड लेंथनिंग। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन के द्वारा हील कार्ड के पीछे लंबी स्किन इंसिजन दिया जाता है, फिर जो हील कार्ड होता है उसको लंबा किया जाता है और सामान्य अवस्था में जो पंजा सामान्य होने लगे उस अवस्था में लाकर के हील कार्ड को टाई अप कर दिया जाता है, फिर उसमें प्लास्टर 1.5 महीने के लिए लगाए जाते हैं। तीसरा तरीका होता है प्लांटर फेसियोटमी। उसमें क्या होता है, जो पंजा कुछ बच्चों का होता है, जैसे ये पंजे हैं तो ये सामान्य है, लेकिन कभी कभी ये सख्त हो जाता है, नीचे जो मांसपेशियां लगी होती हैं ये बहुत सख्त हो जाती हैं, तो इनको एक परक्यूटेनियस जो पतली नाइफ होती है इनको डाल करके कट कर दिया जाता है और फिर इनको प्लास्टर के द्वारा पूरा पंजे को सामान्य कर दिया जाता है। कभी कभी जिसमें सीवियर डिफॉर्मिटीज होती है प्लांटर फेसियोटमी करते हैं, फिर प्लास्टर लगाकर वो ठीक करने की कोशिश करते हैं।
एक तरीका होता है पीएमएसटीआर, जिसको पोस्टरोमेडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पंजे जो हमारा पहले जानने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती है। पंजा नीचे की तरफ घुमा होता है, अंदर की तरफ होता है, एड़ी ऊपर हुई होती है। इस तकनीकी में पूरा अंदर की तरफ से ला करके ऐसे स्किन इंसिजन देते हैं। जो मांसपेशियां पीछे होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं, जोड़ों के बीच में जो कैप्सूल होता है उसको सबको कट किया जाता है। पहले ये तरीका बहुत ज्यादा सीटीबी बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब से पॉन्सेटी तकनीकी का इस्तेमाल क्लब फुट में होने लगा, पीएमएसटीआर की जरूरत ऐसे बच्चों में बहुत कम होती है। क्योंकि पीएमएसटीआर जो सर्जरी का तरीका होता है, इसमें सभी डिफॉर्मिटीज एक साथ करेक्ट की जाती थी, लंबी सर्जरीज होती थी, तो ऐसे जोड़ों में, पंजों में स्टिफनेस आ जाता था, सख्त बना रहता था। पंजा सामान्य तो हो जाता था, लेकिन रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, लचीलापन उतना नहीं आ पाता था। इसलिए पीएमएसटीआर आजकल कम इस्तेमाल होता है। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैंने आपको भी दिखाने की कोशिश की है। चौथा तरीका होता है ऑस्टेटमी। ऑस्टेटमी क्या होता है कि जो पंजे की जो डिफॉर्मिटीज है, वो बोन को, हड्डी को कट करके ठीक किया जाए। इसमें बेसिकली डिफॉर्मिटी जो होती है, पंजा नीचे की तरफ घुमा हुआ होता है, एड़ी ऊपर हुई होती है और अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। तो जो बीच की हड्डी होती है, इसमें कट करके कुछ हड्डी के पोर्शन को निकाल करके पंजे को सीधा किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है, ये अंगूठे के पीछे की जो हड्डी होती है, अंगूठा अंदर की तरफ घुमा होता है, बाहर की तरफ पंजे की लंबाई ज्यादा होती है, तो बाहर की तरफ से वेज कट करके हड्डी को निकाल करके अंदर की तरफ अंगूठे की पीछे की जो हड्डी होती है उसमें कट करके वहां पे हड्डी को डाल दिया जाता है। इसको हम लोग डबल ऑस्टेटमी बोलते हैं, जो कि फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। इन दोनों हड्डियों के कट करने के तौर तरीके से भी जो मेजर डिफॉर्मिटी जो पंजे की होती है क्लब फुट में, उसको ठीक किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तौर तरीका होता है वो टेंडन ट्रांसफर का होता है। क्योंकि ये देखा गया है, जो क्लब फिट होता है, ये तो पंजा ऊपर की नीचे की तरफ घुमा हुआ, अंदर की तरफ घुमा हुआ है। अक्सर इसमें जो अंदर की तरफ मांसपेशियां होती हैं, एक उसको टिबिलिस एंटीरियर बोलते हैं, वो पैर से आकर के और पंजे की अंदर की तरफ ऐसे जाती हैं। ये सख्त होती हैं, जिसकी वजह से जो भी पंजा उठाता है तो अंदर की तरफ उठाता है। तो इस जो मांसपेशियां होती हैं अंदर की तरफ होती हैं, उनको यहां से कट करके पंजे के सेंटर पे ला करके ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे जो पंजे के उठाने की टेंडेंसी सीधी हो जाती है। जो मसल वीकनेस बाहर की तरफ होती है उसको बैलेंस कर देता है। इससे क्लब फुट के दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये बड़े बच्चों में पॉन्सेटी तकनीकी के साथ में जिन बच्चों में रिकरेंस होता है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों में समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत रिजिड होती हैं, बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, उसको इलिजारो रिंग के तौर तरीकों से ठीक किया जाता है। रिंग लगा दिया जाता है यहाँ पे, फिर बीच में एक चूड़ी टाइट करने के लिए स्पेस होता है, नट होता है, नट को टाइट किया जाता है, धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज को सीधा कर दिया जाता है ऐसे करके, तो वो रिंग के द्वारा। लेकिन ये रिंग फिक्सेटर ये तार से फिक्स किया जाता है। कुछ बच्चों में पेन होता है, कई महीनों तक लगा के रखना पड़ता है, और जो बच्चे सामान्य हो जाते हैं उसके बाद प्लास्टर भी 1-2 महीने के देना पड़ता है, फिर जूते पहनाए जाते हैं। इसका छोटा शॉर्टकट होता है, जिस फिक्सेटर होता है, जिसमें सिंपल पिन्स होती हैं और सीधे रॉड्स होते हैं, उनको फिक्स करके डिस्ट्रक्टर होता है, और डिस्ट्रक्टर के द्वारा जो डिफॉर्मिटीज उनको करेक्ट किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल बड़े बच्चों में किया जाता है, लेकिन जब इसमें पेन भी होता है इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आजकल जब हम पॉन्सेटी तकनीकी की बात करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चों पे इसका इस्तेमाल हो चुका है, ये तकनीकी आजकल बड़े बच्चों में भी कारगर साबित हो रहा है। बड़े बच्चों में जो डिफॉर्मिटीज मेजर होता है, तो शुरुआती दिनों में प्लांटर फेसिया को कट करके पॉन्सेटी तकनीकी से प्लास्टर लगाना शुरू कर देते हैं। पॉन्सेटी तकनीक से जो प्लास्टर लगाया जाता है, 7, 8, 9, 10 प्लास्टर तक जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो रेजिडुअल डिफॉर्मिटीज पड़ती है, उसके लिए माइनर हड्डी की सर्जरी या टेंडन ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। इस तकनीकी से आजकल बच्चे का जो पंजा की साइज होती है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। केवल एक बोनी सर्जरी करते हैं तो पंजे की साइज जो सीटीबी वाला पंजा है वो सामान्य पंजे से छोटा होगा।
लेकिन पॉन्सेटिव तकनीकी के बाद जो भी हम माइनर ऑर्थोपेडिक हड्डी की सर्जरीज करते हैं, उसके पंजे की साइज लगभग मेंटेन रहती है और छोटा होने से हम बचा सकते हैं, उसकी सपल भी बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। कुछ बच्चों के फॉलो अप फोटोग्राफ्स मैंने आपको फोटोग्राफ के माध्यम से दिखा रहा हूं मैं। एक बच्चे का जो पंजा अंदर की तरफ घुमा हुआ था, उंगलियां सब अंदर की तरफ घूमी हुई थी, उंगलियों के पीछे का हिस्से को जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कट कर दिया गया, कट करके घुमा दिया गया, फिर प्लास्टर लगाया गया और बच्चे का पंजा सामान्य हो गया। दूसरे बच्चे का पंजा देख रहे हैं, एड़ी पूरी ऊपर उठी हुई है और पंजा जो है उसकी उंगलियों पे खड़ी हुई है। उसमें पीछे के जो हील कार्ड है उसको लंबा किया गया और उसके जो पंजे के नीचे की डिफॉर्मिटीज है बोनी करेक्शन करके, वेज करेक्शन करके करेक्ट किया गया और बच्चा उसके जो पंजे की साइज है थोड़ी सी छोटी है दूसरे पंजे के अपेक्षा, लेकिन सपल और प्लांटी ग्रेट है, पंजा पूरी जमीन पर रख करके चल रहा है। तीसरा जो बच्चा देख रहे हैं, इसकी पहले पीएमएसटीआर के द्वारा सर्जरी हो चुकी थी, उसकी जो सर्जरी के निशान है वो फोटोग्राफ में आपको दिख रहे होंगे। इसमें डिफॉर्मिटीज भी था, उसमें जो बोनी सर्जरीज के द्वारा, टेंडन ट्रांसफर के द्वारा इस पंजे को पूरी तरह से सामान्य किया गया और फिर प्लास्टर भी लगाया गया। अभी जूते के इस्तेमाल 6 महीने तक किया, उसके बाद सामान्य हो गया। चौथा केस मैंने आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, बहुत ही सीवियर डिफॉर्मिटीज है, पंजा पूरी तरह से आगे से बाहर पूरा अंदर की तरफ घुमा हुआ है और एड़ी उठी हुई है। इसको भी बोनी सर्जरी, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, टेंडन सर्जरी सब करके और पंजे को सामान्य किया गया है। एक छोटे बच्चे का पंजा है जिसकी एड़ी ऊपर उठी हुई है, इसमें डबल ऑस्टियोटॉमी किया गया। जो मैंने बताया, बाहर से हड्डी को कट करके और अंदर की हड्डी काटी गई और पीछे की जो हील कार्ड है वो जेट प्लास्टिक किया गया, उससे उसको करेक्ट किया गया। छठवां पंजा देख रहे हैं, केस दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आगे का पंजा अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें टेंडन ट्रांसफर डबल ऑस्टियोटॉमी के द्वारा इस पंजे को समान बनाया गया। सातवां जो केस आपके सामने है उसमें भी इसी तरह की समस्या है, आगे का पंजा अंदर की तरफ जा रहा है, पीछे का पंजा भी अंदर की जा रहा है, उसमें भी डबल ऑस्टियोटॉमी टेंडन ट्रांसफर किया गया और बच्चे का पंजा लगभग सामान्य है। तो इन सब चीजों का जब ध्यान दें तो क्लब फुट जो पहले माना जाता था कि अभिशाप है, बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग अभी भी दिखते हैं कि क्लब फुट की वजह से चलना फिरना उनका मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से पंजों में घाव हो जाता है, जूते सामान्य नहीं बन पाते हैं, जीवन भर के लिए दिव्यांग बन सकते हैं। लेकिन एक सामान्य छोटा सा तरीका है, पॉजिटिव तरीका, जो कि सही ढंग से अप्लाई किया जाए। अभिभावक लोग अच्छे ढंग से जूते को पहनाएं, लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करें, जो भी एक्सरसाइज ऑयल मसाज के लिए बताया जाए, एक ध्यान दिया जाए, तो ऐसे सभी बच्चे लगभग सामान्य कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली दिव्यांगता से हम बच सकते हैं। क्लब फुट में जो इस्तेमाल होने वाले जूते होते हैं, इनमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसका सफाई का ध्यान रखना है। जूते छोटे हो जाते हैं तो बड़े जूते लेने की जरूरत है। जूतों को 24 घंटे पहनाने की जरूरत है। जूते जैसे मैंने बताया कि इस एंगल से इसका 60 से 70 डिग्री बाहर तक रहना जरूरी है, अंदर जूता नहीं आना चाहिए। इसका भी क्लू अक्सर क्या होते हैं कि बच्चा परेशान कर रहा है तो जूते को या तो निकाल देंगे या जूते को अंदर घुमा देंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और जब तक बच्चे का पैर सामान्य ना रहे तब तक जूतों को पहनाता रहना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान देते हैं तो ऐसे बच्चों को विकलांगता से हम बचा सकते हैं। और आपकी नजर में कोई भी बच्चा सीटीबी क्लब फिट से परेशान है जो कि कई तरह के इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो पाया है, तो संपर्क करें। ऐसे बच्चों को दिव्यांगता से हम बचा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।